Hello aspirants, I hope you all are doing good in your life. Welcome to इंदौर डिफेंस एकेडमी। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? इसके पहले की वीडियोस में हमने देखा बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट वर द इवेंट्स आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी में ऐसा कुछ होता है कि इकोनॉमिकली चीजें चेंज हो जाती है। इकोनॉमिकली स्ट्रेटेजिकली ब्रिटिशर्स की चीजें चेंज हो जाती है कि वो किस तरीके से रूल करना चाहते हैं इंडिया में। वो आए थे प्योरली ट्रेड करने, लेकिन अब उनका माइंडसेट अलग हो चुका है। उन्होंने सिराजुद्दौला को हरा दिया, उन्होंने सुआजुद्दौला को हरा दिया, मीर जाफर को हराया, मीर कासिम को हराया और इतने सारे रूलर्स को उन्होंने खुद हराया। और अब वो राइज करेंगे एज अ पावर, वो एक पावरफुल रूलर्स की तरह राइज करेंगे। वेयर्स दे कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। अब वो रूल कर रहे हैं टेरिटरी पे भी और अपनी पावर को और पकड़ को इंडिया पे बढ़ाने लग रहे हैं, बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो ब्रिटिशर्स करते हैं, ऐसे कौन से इवेंट्स होते हैं जो हेल्ड होते हैं, वो सब हम आज की वीडियोस में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही है, व्हाट वर द इवेंट्स आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। तो ये वीडियो को समझने के लिए आपको प्रीवियसली वीडियो में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, क्या क्या चीजें हुई हैं, उन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उन वीडियोस को देखिए और फिर आप समझिए इवेंट आफ्टर दी बैटल ऑफ बक्सर। बिकॉज बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या इवेंट्स हुए हैं वो आप तभी जानेंगे ना जब आप उसके पहले के इवेंट्स आपको पता रहे होंगे। एक शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि बैटल ऑफ बक्सर में विद द कंबाइंड आर्मी ऑफ सुजाउद्दौला, सिराज नहीं, देखिए यहाँ पे दो टर्म्स में अंतर है, सिराज और सुआज में अंतर है। जो सुआजुद्दौला थे वो नवाब थे अवध के, सिराजुद्दौला जो थे वो नवाब थे बंगाल के। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर में विद द कंबाइंड आर्मी ऑफ शाह आलम II, सुआजुद्दौला और मीर कासिम ब्रिटिशर्स से लड़ते हैं और ब्रिटिशर्स उन्हें हरा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हुई थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद मैंने आपको डेप्थ में और अच्छे से समझाई है, वो भी आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देते हैं व्हाट वर द इवेंट्स आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब क्या हो रहा है देखिए, बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद ब्रिटिशर्स की डिमांड बढ़ गई थी। ब्रिटिशर की डिमांड किनसे बन गई थी? नवाब से बढ़ गई थी। ऑब्वियसली डिमांड्स बढ़ेगी, लेकिन स्टिल मैं आपको बार बार बताया हूं, मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है कि ब्रिटिशर्स यहां पे राजा बनने नहीं आए थे, रूल करने नहीं आए थे। इन इवेंट्स को जीत ऐसे इवेंट्स जो हुए और ये सब वॉर जीतने के बाद उनको ये कॉन्फिडेंस आ गया कि वो अब रूल भी कर सकते हैं। तो इसलिए अब वो अपने हाथ डालने लग गए थे ट्रेड से हटकर, कहां पे? टेरिटरी में। तो एक बहुत ही अच्छा चैप्टर भी है जो आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। किस तरीके से ट्रेड से ब्रिटिशर्स आगे बढ़ के टेरिटरी की ओर आते हैं। ठीक है, तो इस चीज को अपन अच्छे से पढ़ेंगे अभी यहाँ पे। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे टाइटल को अच्छे से ध्यान दीजिए, कंपनी राइजेस एज पावर। कंपनी पावर की तरह राइज कर रही है, और कब राइज कर रही है? समझिए, बैटल ऑफ बक्सर और प्लासी के बाद राइज कर रही है। बैटल ऑफ बक्सर और प्लासी स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट इवेंट था, इतना इंपॉर्टेंट युद्ध था कि उसके बाद पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, पूरा के पूरा माइंडसेट ही चेंज हो गया। ब्रिटिशर्स डिसीजंस लेने लग गए, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने लग गए जो कि इंडिया के रूलर्स को लेने चाहिए थे, क्योंकि वो उन्हें ऑलरेडी हरा देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, अब देखो, कंपनी राइजेस एज पावर, कंपनी पावर में आ चुकी है। उन्होंने मुगल एम्पायर में बैठे हुए जो रूलर थे, जो दिल्ली में जो रूलर थे शाह आलम II, उनको भी हराया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मीर कासिम को तो हरा ही था, और उस टाइम पे उनका बेसिकली ट्रेड करने का जो पूरा एरिया था ना, वो बंगाल में था। देखिए, बंगाल इकोनॉमिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था। ठीक है, बंगाल इकोनॉमिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था, एक हॉटस्पॉट ऑफ ट्रेड था। तो इस ट्रेड के एरिया में, ठीक है, पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करना चाहते थे ब्रिटिशर्स, पूरी तरीके से
सारा कुछ लेके वापस जाना चाहते थे अपने देश। ठीक है, तो इस एरिया पे ही पूरी बात कर रहे हैं हम। अभी तक जो भी देख रहे हैं वो पूरा पूरा जो कंडीशंस है ना वो इसी एरिया की हैं, पूरे इवेंट्स जो हैं वो इसी एरिया में है, बंगाल में है। तो आपको समझना बहुत जरूरी है कि जो बंगाल है वो इकोनॉमिकली बहुत ही रिच था और बहुत ही पैसा था बंगाल में। ठीक है, तो यहां तक के आपको समझ में आ गया होगा कि बंगाल जो है वो हॉट स्पॉट था ट्रेड का। ठीक है ना, आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, मीर जाफर हैज बीन रीइंस्टॉल्ड एज द नवाब ऑफ बंगाल। तो आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में होगा कि इतनी ज्यादा अनबन होने के बाद भी बार बार कि क्यों नवाब बनाया जा रहा है मीर जाफर को। देखिए पास समय में भी आप देखोगे तो ब्रिटिशर्स की सिराजुद्दौला से नहीं बनी, उसके बाद मीर कासिम से नहीं बनी, मीर जाफर से नहीं बनी, सिराजुद्दौला से नहीं बनी। तो ये सारे जो नवाब्स थे, ये सारे जो नवाब्स थे, इन सब से ना बनने के बावजूद भी क्यों बार बार इनको रीइंस्टॉल किया जा रहा था, क्यों इनको बार बार यहाँ पे गद्दी पे बैठाया जा रहा था। ठीक है, तो समझो इस बात को, इसके पीछे एक कारण है। ये कारण है कि रातों रात अगर कोई ऐसे राजा को आप थ्रोन पे बिठा दो जो आपका नहीं है, जो आपके बीच का नहीं है, जो आपके तरफ से नहीं उठ के आया है, जो आपके बीच में से उठ के नहीं आया है, तो जनता जो है रिवोल्ट कर देती है। अब यहां पे दो कंडीशंस मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आपके पास ये चॉइस है कि आप खुद नवाब बन जाओ, है ना, आप खुद पावर पे बैठ जाओ और आए दिन जनता आपके ऊपर रिवोल्ट करे, आप पे सवाल उठाए, आपको कुछ बोले, और आप ना ही एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान दे पाओ ना ही ट्रेड कर पाओ। वेराज ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि वो ट्रेड करें, प्योरली ट्रेड करें, और एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे वो एक पपेट नवाब को बैठा दें। तो कोई एक ऐसा नवाब जनता से उठा के थ्रोन पे रख देना जो नवाब से सब सिंपथाइज करते हैं, सबकी सिंपति है उनसे, ठीक है ना, जिनको सारी जनता मानती है, ऐसे नवाब को बैठा देना तो अल्टीमेटली काम हो गया। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि जनता से एक लोकप्रिय नवाब, ऑब्वियसली लोकप्रिय था ही नवाब, मीर जाफर लोकप्रिय था, तो उनको यहाँ पे गद्दी पे बैठाना और उसके बाद सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन उनसे करवाना, पपेट की तरह उनको वर्क करवाना, और बाकी चीजें तो उनकी होती ही रहती थी। ट्रेड तो वो कर ही रहे हैं, रिवेन्यू तो वो कलेक्ट ही कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने मीर जाफर को दोबारा रीइंस्टॉल कर दिया एज अ नवाब ऑफ बंगाल। और उसके बाद यार मीर जाफर बूढ़ा भी हो गया था, तो उसने कहा यार मैं कुछ साल और रहने वाला हूं, मेरे को नवाब बना दो। लेकिन इन डिमांड ऑफ दिस कंपनी वांटेड नवाब टू पे 500,000। ठीक है, 500,000, दैट इज बेसिकली 5 lakhs। ठीक है, कंपनी वांटेड 5 lakhs रुपीज टू बी पेड एवरी मंथ। ठीक है, अब 5 लाख रुपीज अभी देखो यार कितने ज्यादा होते हैं, उस टाइम पे कंपनी ने उनसे ऐसा कहा कि आपको 5 लाख रुपए चुकाने होंगे। अब क्यों? क्योंकि यार नवाब तो हार ही गए थे। ठीक है, तो नवाब हार गए थे तो उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, उन्हें मानना पड़ा इस डिसीजन को। अब क्या होता है, नवाब ये पैसा चुकाते चुकाते, अब डेथ तो उनकी हुई, हमारा तो है नहीं, मरना तो है ही एक दिन, है ना। तो नवाब क्या करते हैं, कंपनी स्टिल वांटेड मोर। अब वो चीज तो है, ये पॉइंट मैंने छोड़ा था यहाँ पे, लेकिन कंपनी कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती थी, वो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट करना चाहती थी, इंडियंस को ज्यादा एक्सप्लॉइट करना चाहती थी, ज्यादा रिवेन्यू इकट्ठा करना चाहती थी। तो कंपनी वांटेड मोर। ठीक है, तो बाय द टाइम मीर जाफर डाइड इन 1763 द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज्ड। ठीक है, तो जब तक मीर जाफर की डेथ होती है 1763 की तक मीर जाफर की डेथ होती है, कंपनी का मूड चेंज हो जाता है। कंपनी का मूड क्या चेंज होता है, जो पास्ट में इंसिडेंट्स रहते हैं, जो पास्ट में लड़ाइयां रहती है नवाब्स की और कंपनी के बीच, उसकी वजह से कंपनी ये अनाउंस कर देती है दैट वी वांट नो मोर नवाब्स, अब हमें नवाब चाहिए ही नहीं। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हैं मिस्टर मास्टरमाइंड, और जिनको अपन रॉबर्ट क्लाइव के नाम से जानते हैं, वो ऐसा डिक्लेयर करते हैं कि वी वांट नो मोर पपेट नवाब्स। ठीक है, वी मस्ट बिकम नवाब्स आवरसेल्फ। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि ये बार बार ये होने वाला मेरे को लफड़ा चाहिए ही नहीं, मेरे को नवाब अब खुद बनना है, तो अब एडमिनिस्ट्रेशन हमें खुद से हाथ में लेना है। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव भैया जो हैं वो कहते हैं कि अब नवाब्स के साथ वी डोंट वांट टू डील विथ नवाब, विल बिकम द नवाब बाय आवरसेल्फ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन और देखते हैं।
ठीक है, आगे चल के देखेंगे। यहां तक आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से आगे देखेंगे अपन कि क्या होने वाले हैं, क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं, ठीक है। अब ये समझो, कंपनी गॉट दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स क्या है? आपने पहले भी वीडियोस में देखा होगा कि मैं फरमान के बारे में बात करता हूं। फरमान, व्हाट वाज फरमान? फरमान वाज बेसिकली प्योरली ट्रेडिंग राइट्स, ठीक है। दीवानी भी ट्रेडिंग राइट्स थे, बट किस तरीके से अलग थे वो मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब इन 1765 मुगल एम्परर अपॉइंट्स कंपनी एज दीवान ऑफ प्रोविंस ऑफ बंगाल। सर, मुगल एम्परर एकदम से कहां से आ गए? मुगल एम्परर कहां से आ गए एकदम से? शाह आलम II कहां से आ गए? शाह आलम का नाम मैं ले रहा हूं क्योंकि 1765 में मुगल एम्परर जो थे, जो दिल्ली पे बैठते थे, वो शाह आलम II ही थे। तो समझने की कोशिश करो, देखो, ठीक है, यहां पे दिल्ली, यहां पे बंगाल। बंगाल इकोनॉमिकली ट्रेडिंग का हॉटस्पॉट है, और दिल्ली क्या है? बस एक बैठने की जगह है, बस एक रूल करने की जगह है। स्ट्रेटेजिकली जो एरिया है, यहां पे बैठ के रूल किया जा सकता है, बस वहां पे फोर्ट्स वगैरह है। तो ब्रिटिशर्स क्यों चाहेंगे यहां पे राइट्स मांगना? उसकी जगह जो ट्रेडिंग हॉटस्पॉट है, जहां पे ट्रेड किया जा सकता है, जहां से पैसा निकाला जा सकता है, ब्रिटिशर्स ने उनकी ट्रेडिंग राइट्स मांग लिए। तो ब्रिटिशर्स ने ट्रेडिंग राइट्स मांग लिए अवध के, ब्रिटिशर्स ने ट्रेडिंग राइट्स मांग लिए बंगाल के, और ब्रिटिशर्स ने ट्रेडिंग राइट्स मांग लिए उड़ीसा के, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स चालाक थे, ब्रिटिशर्स ट्रेड करना चाहते थे। ब्रिटिशर्स स्ट्रेटजी वॉज प्योरली ट्रेडिंग, है ना। देयर फंक्शन वॉज टू ट्रेड प्रॉपरली, है ना। दे डोंट वांट टू रूल, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था कि फरमान से ये दीवानी राइट्स किस तरीके से अलग थे, ठीक है। तो दीवानी राइट्स क्या थे? टैक्सेस प्लस सिविल केसेस, ठीक है। तो दीवानी राइट्स में आपके टैक्सेस और सिविल केसेस आ जाते थे, ठीक है। वेरस फरमान में आपको प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन था, उसमें आप इंटरनल मैटर्स में, सिविल केसेस में एंटर नहीं कर सकते हो, आप डिसीजंस नहीं ले सकते थे। अब देखो, ये दीवानी राइट्स मिलने के बाद ब्रिटिशर्स किस तरीके से ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, ये तो हमें समझना पड़ेगा। अभी देखो, पहले ब्रिटिशर्स सिर्फ ट्रेड कर रहे थे, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स कैसे हो रहा था? वो कुछ देते थे, कुछ लेते थे, और उसको लेके चले जाते थे। ये ट्रेड हो गई, खत्म। सिंपल ट्रेड आपको इसी तरह समझनी है। मेरे पास 15 रुपए है, सामने तो आपके पास 20 ग्राम मसाला रखा है, तो मैंने वो 15 रुपए दिया, वो 20 ग्राम मसाला लिया, और मैं सिंपली चला गया। ये हो गया एक ट्रेड, एक लेन देन का तरीका हो गया, ठीक है। बट क्या हो कि अगर मेरे पास ऑर्गेनाइजिंग राइट्स भी हो, जहां ट्रेड करना है वो वहां ऑर्गेनाइज भी मैं कर रहा हूं, ठीक है। ट्रेड करने के रेट्स जो है वो भी मैं डिसाइड कर रहा हूं, और उन रेट्स में खरीद के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी मैं ही कर रहा हूं। तो इतनी सारी चीजें, ये सारे फैसले मैं ही ले रहा हूं, तो सामने वाला तो पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट ही होगा ना। तो कुछ इसी तरीके से एडमिनिस्टर कर रही थी ब्रिटिश पावर्स वहां पे, जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी आ गए थे और रिवेन्यू राइट्स भी आ गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको आप अच्छे से समझ ही पाए होंगे। आफ्टर एक्वायरिंग दीवानी राइट्स, कंपनी यूज्ड द वास्ट रिसोर्सेज ऑफ बंगाल, ठीक है। ये पॉइंट को समझिए आप। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि बंगाल में रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। बंगाल एक सोने की चिड़िया थी, इंडिया के साथ सोने की चिड़िया थी, एक सोने का पार्ट था जो अब फेड होना स्टार्ट हो गया था। ब्रिटिशर्स उसको एक्सप्लॉइट करके वहां से रिसोर्सेज को पूरी तरीके से लेके आगे बढ़ते जा रहे थे, ठीक है ना। अब दिस क्रिएटेड अ ह्यूज लॉस फॉर इंडिया। कैसे? इंडियन ट्रेडर्स भी थे, वो भी ट्रेड करना चाहते थे। जब वो ट्रेड करने जाते थे तो उनके लिए ट्रेड पॉलिसीज अलग, उनके लिए चीजें अलग, ब्रिटिशर्स के लिए ट्रेड अलग, है ना। तो ब्रिटिशर्स जब ट्रेड करने जाते थे उनको कम में सामान मिल रहा है, फिर ज्यादा में बेच रहे हैं, लेकिन जो इंडियन ट्रेडर्स हैं उनको ज्यादा में सामान मिल रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू भी उनको कलेक्ट करना है, टैक्स भी उनको कलेक्ट करना है, फिर ट्रेड भी वही कर रहे हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी वही कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज भी वही कर रहे हैं। तो इसमें जो सारा रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स का हो रहा है। इंडियन ट्रेडर्स बहुत ही तरीके से, बहुत ज्यादा तरीके से लॉस में जा रहे हैं। तो हो क्या रहा था, जब इंडियन ट्रेडर्स के पास पैसा नहीं आ रहा था, अपने पास बिजनेस नहीं हो रहा था, तो हो क्या रहा था, बेसिकली हमारा मार्केट डाउन जा रहा था और उनका मार्केट अप जा रहा था। ऐसा तो है नहीं कि ब्रिटिशर्स अगर पावर में भी वहां बैठे थे तो जो पैसा आने वाला था वो हम पे लगाते, वो हम पे पैसा नहीं लगाते, वो अपना पैसा ब्रिटेन में जाके
ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ जो फ्लो ऑफ गुड्स है, जो फ्लो ऑफ मनी है, वो हो ही नहीं रहा था, बिकॉज हम कमा ही नहीं पा रहे थे, बिकॉज वी हैव बीन एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिशर्स। आगे देखते हैं क्या होता है। दिस चेंज्ड द नेचर ऑफ ट्रेड इन इंडिया एंड द फ्लो ऑफ गुड्स कंप्लीटली चेंज्ड। ठीक है, नेचर ऑफ ट्रेड भी चेंज हो गया, फ्लो ऑफ गुड्स भी चेंज हो गया। फ्लो ऑफ गुड्स मैंने आपको बताया किस तरीके से चेंज हुआ, लेन देन का तरीका चेंज हो गया। ठीक है, और डेप्थ में इसको मैं आपको समझा देता हूं तो किस तरीके से फ्लो ऑफ गुड्स चेंज हुआ। अगर आप बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के पहले देखोगे तो जैसे मुझको मसाले खरीदना है, ब्रिटिशर्स यहां पे क्यों आए थे? वी वर रिच इन स्पाइसेस, हमारे पास स्पाइसेस बहुत ज्यादा थे, हम स्पाइसेस में रिच थे, तो ब्रिटिशर्स स्पाइसेस लेने आए थे हमसे। ठीक है ना, स्पाइसेस खरीदने आए थे, स्पाइसेस का लेन देन करने आए थे। ठीक है, स्पाइसेस में हम रिच थे, तो उसका लेन देन किस तरीके से होता है? अब देखो, कोई करेंसी या फिर कुछ चीज हो, है ना, सिल्वर या फिर गोल्ड के कॉइन्स हो, सिंपली वो सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स हमने दिए और उधर से हमने मसाले लिए और उसको लेके हमने बेच दिया। इस तरीके से फ्लो ऑफ गुड्स होता था। इस तरीके से हम समझते हैं कि इस तरीके से फ्लो ऑफ गुड्स चलता रहता था। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, किस तरीके से चेंज होता है? जब पूरी रिवेन्यू ब्रिटिशर्स को मिल रही है तो वो किस तरीके से करते थे? ठीक है, नाउ द रिवेन्यू फ्रॉम इंडिया वॉज यूज्ड टू फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस एंड कंपनी ऑफिशियल्स। ठीक है, अब देखो, ब्रिटिशर्स टैक्सेस इकट्ठे कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ले रहे हैं, टैक्सेस से मिलने वाला रिवेन्यू और बाकी जगहों से मिलने वाला रिवेन्यू अपने ही कंपनी में यूज हो रहा है, अपने ही लोगों में यूज हो रहा है। तो जितना एक्सपेंडिचर, जितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है, वो ब्रिटिशर्स क्या यूज करते थे? या तो फोर्टिफिकेशन करने में यूज करते थे, या तो अपने कंपनी के ट्रूप्स को देने में यूज करते थे, ऑफिशियल्स को सैलरी देने में यूज करते थे, या तो फिर वो सारे एक्सपेंस को बैठा देते थे, भेज देते थे, कहां पे? ब्रिटेन में भेज देते थे। तो अभी तक होता क्या था कि पहले ब्रिटेन से सैलरी आया करती थी ऑफिशियल्स की, अब ऑफिशियल्स की सैलरी यहीं डिसाइड हो जाया करती है, यहीं पे उनको सारा सामान मिल जा रहा है, उनको सारी चीजों की अरेंजमेंट यहीं से हो जा रही है। तो इस तरीके से चीजें अरेंज होने लग गई थी बाय द रेवेन्यू ऑफ इंडिया इटसेल्फ। ठीक है, अब इंडिया में प्रोडक्शन होना, इंडिया का प्रोडक्टिविटी होना बंद हो गया था, क्योंकि कोई भी टैक्सेस और रिसोर्सेस इंडिया में इन्वेस्ट नहीं होते थे, इंडिया की प्रोडक्शन में इन्वेस्ट नहीं होते थे, इंडिया को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तो ये सिनेरियो हो रहा था यार, इन सब चीजों का चेंज हो रहा था, फ्लो ऑफ गुड्स कंप्लीटली चेंज हो गया था। ठीक है, किस तरीके से सामान लेना है, देना है, ट्रेड की पॉलिसीज चेंज हो गई थी, और ये सारे सिनेरियो फेवर करते थे ब्रिटिशर्स को, ना कि इंडियन ट्रेडर्स को। अब अपन आगे देखेंगे। ठीक है, सब चीजों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये सारी चीजें कहां हो रही है? बंगाल में हो रहे हैं, बिकॉज बंगाल वॉज द इकोनॉमिकल हॉटस्पॉट। ठीक है ना, इकोनॉमिकली हॉटस्पॉट था ट्रेड का। ओके, आगे बढ़ते हैं, अपन आगे के पॉइंट्स देखेंगे। है ना, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? अभी सिनेरियो ये है कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इंडियंस को हरा दिया है बाय मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। उनके पास कॉन्फिडेंस है, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स है, उनके पास ट्रेडिंग राइट्स है, दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो हुआ क्या कि ईच कंपनी ऑफिशियल्स सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स। अब हर एक जो कंपनी ऑफिशियल था ना, वो नवाब के साथ रहना चाहता था, क्योंकि क्यों नहीं, अब हर एक बंदे के पास इतना पैसा है। इंडिया पहले ही था, है ना, सोने की चिड़िया। एक बहुत ही फेमस किताब है ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो कि इंडिया के ड्रेनिंग ऑफ किस तरीके से ड्रेन किया गया मनी, उसके ऊपर लिखी गई है। उस पर बताया गया है, ठीक है, कि किस तरीके से कंपनी ऑफिशियल्स ने इंडिया का पैसा लूटा था, किस तरीके से यहाँ से पैसे ले गए थे। और फिर जो आज हम बोलते हैं कि ब्रिटेन, अपने ब्रिटिश में जो लंदन है, लंदन इतना अच्छा है, लंदन इतना सुंदर है, तो लंदन में पैसा कहाँ से आया? यहीं से पैसा ले गए थे, ट्रिलियंस में पैसा लेके गए हैं यहाँ से, और उन्होंने लंदन को कंस्ट्रक्ट किया है, बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है हमको। ठीक है, तो ईच कंपनी ऑफिशियल सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन लाइक नवाब, है ना। हर एक कंपनी ऑफिशियल सोचने लग गया कि अब यार मैं नवाबों की जिंदगी जीऊंगा, मेरे को तो बहुत पैसे मिल रहे हैं, मेरे पास तो बहुत कुछ है। ठीक है, तो इस तरीके से सब ऐसा सोचने लग गए कि मैं नवाब के रहूंगा, कि जैसा रहूंगा, और नवाबों के जैसा वो रहने भी लग गए। ठीक है, आफ्टर दैट कंपनी
officials began to acquire vast sum of money and gifts from Nawabs of Bengal and they created their own fortune. ठीक है, वही चीज है, जब वो जीत गए तो उनकी डिमांड्स किसी ना किसी तरीके की नवाब ऑफ बंगाल को पूरी करनी ही पड़ती। तो हर एक ऑफिशियल्स की अलग अलग डिमांड्स रहती थी, अलग अलग गिफ्ट्स रहती थी, और जिससे जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाता था उनका मुंह बंद कर दिया जाता था, उनकी तरफ कुछ अटैक करके, या तो उनको मरवा दिया जाता था या तो कुछ करवा दिया जाता था, उनका मुंह बंद करवा दिया जाता था और उनकी सारी डिमांड्स पूरी की जाती थी। एक अगर अप्रोक्सीमेट फिगर देखें अपन तो 401 102 इतना फॉर्च्यून इकट्ठा कर लिया था कंपनी ऑफिशियल्स ने उस टाइम पे। 4 लाख समथिंग, 4 लाख से ज्यादा ही फॉर्च्यून, उससे ज्यादा ही मनी इकट्ठा कर दिया था ऑफिशियल्स ने वहां पे, बिकॉज ऑफिशियल्स करप्ट थे। वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन नहीं परफॉर्म करते थे, वो अपने लिए ब्राइब भी लेते थे, गिफ्ट्स भी लेते थे, सब कुछ लेते थे। ठीक है, नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल्स सक्सीडेड इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव। अब देखो, क्लाइव की बात मैंने यहाँ पे करी है, बाद में जाके जब ब्रिटेन को पता चला कि क्लाइव ने इतनी ज्यादा ब्राइब ली है, इतना ज्यादा उन्होंने पैसा लूटा है, तो उनके खिलाफ मुकदमा भी चला, काफी समय तक मुकदमा चला, और बाद में जाके रॉबर्ट क्लाइव ने शर्म से आत्महत्या भी कर ली थी, है ना। उनके खिलाफ मुकदमा चला था, उनके अपने लोगों ने उन पे थू करी थी, तो फिर बहुत ज्यादा उनके ऊपर मुकदमा भी चला था और उन्होंने सुसाइड कर ली थी आगे चल के। लेकिन सारे कंपनी ऑफिशियल्स ऐसे नहीं थे, कुछ कंपनी ऑफिशियल्स अपने कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन पे वर्क करते थे, ईमानदारी से रहते भी थे। दैट वाज आल्सो ट्रू। आई एम नॉट फेवरिंग एनी कंपनी ऑफिशियल, बट नॉट ऑल ऑफ देम वर करप्ट। ठीक है, आगे चल के देखते हैं। वही चीज मैंने बताई, नॉट ऑल वर करप्ट एंड डिसऑनेस्ट, मेनी वर हम्बल ऑल्सो। तो सारे करप्ट नहीं हुआ करते थे, कुछ हम्बल भी हुआ करते थे, लेकिन द बिगेस्ट ऑफ द मास्टरमाइंड्स एंड द बिगेस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स लाइक रॉबर्ट क्लाइव, they used to take so much bribe and so much money and gifts from the नवाब्स of the Bengal। अब क्या होता था, कंपनी ऑफिशियल्स यहाँ पे आ तो जाते थे, लेकिन यहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। किस तरीके से मुश्किल था, समझो मैं किसी एक जगह पे हूं, यहां से मूव करके मैं किसी जगह में जाता हूं, वहां पे क्लाइमेटिकल कंडीशंस अलग है, वहां का एनवायरनमेंट अलग है। ठीक है, तो मेरी सर्वाइवल करने की जो कंडीशंस है ना, वो चेंज हो जाएंगी, कहां से, एक जगह से दूसरे जगह पे जाने पे। ठीक है, तो मैं कैसे सरवाइव कर पा रहा हूं, कैसे रह पा रहा हूं, ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। और बेसिकली होगा क्या कि या तो मैं बीमार पड़ सकता हूं और या तो मेरी डेथ हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से हो रहा था कि जब ऑफिशियल्स ब्रिटेन से इंडिया में आ रहे थे, तो इंडिया क्लाइमेटिकली बिल्कुल चेंज था ब्रिटेन से, तो सारे लोग यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते थे। तो या तो वो मर जाते थे, किससे, क्लाइमेटिकल कंडीशन से, डिफरेंट क्लाइमेटिकल कंडीशन से, या तो उनकी डेथ हो जाती थी इन द वॉर। ठीक है, तो सब लोग यहाँ पे करप्शन नहीं कर पाए और सब लोग उतना पैसा भी नहीं बना पाए, बट यस, मैनी वर करप्ट एंड दे वर मेकिंग हियर अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने देख लिया है व्हाट वर द बैटल्स आफ्टर द बक्सर के युद्ध के बारे में भी हमने जाना, और उसके बाद कौन कौन से इवेंट्स हुए वो भी हमने जाना। ये सीरीज आप देखते रहिए और मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ मॉडर्न हिस्ट्री की इस सीरीज में मैं एक के बाद एक वीडियोस लाता जाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मॉडर्न हिस्ट्री को आपको इन डेप्थ समझा पाऊं और इजीएस्ट वे में समझा पाऊं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।